नमस्कार दोस्तों। आज एक नई वीडियो में आपके साथ कुछ इन्वेस्टिंग से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां शेयर करना चाहता हूं। एक किताब है 1 to 100 जिसे थॉमस विलियम ने लिखा हुआ है, और उस किताब को बेस मानकर क्रिस्टोफर मेयर्स ने एक और किताब लिखी थी 100 बैगर्स, जो रिसेंटली अभी हमारे शेयर मार्केट की कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ही अच्छी किताब है। मैं भी वो पढ़ रहा हूँ। और इंडियन मार्केट में थॉमस विलियम की बुक से मोटिवेशन लेकर या उसे बेस मानकर मोतीलाल ओसवाल, जो हमारी एक ट्रेडिंग फर्म है इंडिया की, उन्होंने एक रिसर्च की थी 2009 से 2014 के बीच में। जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया था, उस पूरे डेटा में उन्होंने 14 साल का डेटा लिया था, और एक रिसर्च में उन्होंने ये बताया था कि आखिर 1 रुपए के 100 रुपए कैसे बनते हैं। मैं सीधी सरल भाषा में आपसे बात कर रहा हूँ कि इन्वेस्टिंग में 1 रुपए के 100 रुपए कैसे बनते हैं। वो कौन सी बातें हैं जो उन कंपनियों पर सब पर लागू हुई थी, जिन्होंने 14 साल के पीरियड में इंडियन मार्केट में 1 रुपए के 100 रुपए बनाए थे, सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके दी थी। मोतीलाल ओसवाल की यह जो रिसर्च रिपोर्ट है, यह आपको इंटरनेट में फ्री में मिल जाएगी। 40 पेज की एक रिसर्च रिपोर्ट है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको गूगल में जाके सिर्फ यह सर्च करना है मोतीलाल ओसवाल 100 बैगर्स, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसी पीडीएफ को मैंने आज डाउनलोड किया हुआ है, और मैं उसी के ऊपर आपको ये वीडियो बना रहा हूँ और दे रहा हूँ। अब इस वीडियो का उद्देश्य क्या है? देखिए, अगर आप चाहें तो क्रिस्टोफर मेयर्स की 100 बैगर्स जरूर खरीद सकते हैं अमेजोन से या किसी भी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। पर क्रिस्टोफर मेयर्स की जो बुक है वो इंडियन कॉन्टेस्ट की नहीं है। पर जो मोतीलाल ओसवाल की जो रिसर्च रिपोर्ट है, वो पूरी तरह से इंडियन कॉन्टेस्ट में है, और आपको वो रिपोर्ट जरूर पढ़नी चाहिए। पर अगर उसके पहले आप क्रिस्टोफर मेयर्स की बुक 100 बैगर्स पढ़ेंगे तो फिर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। खैर, आज का वीडियो जो है, मैं उसी पीडीएफ पर मोतीलाल ओसवाल की जो रिसर्च रिपोर्ट है उसी पर मैं आपको देने वाला हूँ। अब इस पूरे वीडियो से निकल कर के आएगा, मैं शुरुआत में बता देता हूँ ताकि आपका टाइम आगे वेस्ट ना हो। अगर आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं इन्वेस्टिंग में, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि उस पीडीएफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बताई गई हैं, जो आपको ऐसी कंपनियों को ढूंढने में मदद करेंगी जो आपके 1 रुपए को 100 रुपए या 50 रुपए या 100 बैगर्स या 50 बैगर्स बनाएंगी। और वो बहुत ही आसान तरीके से उसमें बताया गया है। दरअसल ये बातें तीनों लोगों ने, थॉमस विलियम फेल्प ने, क्रिस्टोफर मेयर्स ने और मोतीलाल ओसवाल की जो रिसर्च रिपोर्ट है, तीनों में ये बात बहुत ही आसान तरीके से बताई गई है, बशर्ते इसे ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं हैं। मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि किसी भी कंपनी को, सेक्टर को कैसे एनालिसिस किया जाता है। तो अब आपके पास ये जो डेटा मैं देने वाला हूँ, ये बहुत आसानी से आप इसे समझ पाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। इसके बाद में हम सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर चलेंगे और वहां पर जाकर उस पीडीएफ में जो डेटा और जो रिसर्च दी गई है वो आपके सामने रखेंगे। ठीक है, मिलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम इस पीडीएफ में आ चुके हैं। इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल 19th एनुअल वेल्थ क्रिएशन स्टडी है, जो 2009 से 2014 तक के बीच के पीरियड में की गई है। इसका नाम ही 100x है। जैसे मैं बता सकता हूँ, मोतीलाल ओसवाल 100x। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ये हाईलाइट यहाँ पर नीचे दी हुई हैं, और यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि जो टॉप 10 वेल्थ क्रिएटर्स थे 2009 से 2014 के बीच में, वो कौन कौन से थे और किस कंपनी ने कितने सीजीआर आपको दिया है, वो बताया हुआ है। द बिगेस्ट, द फास्टेस्ट, मतलब किसने सबसे ज़्यादा दिया है, किसने सबसे तेज़ी से दिया है, और किसने कंसिस्टेंट बेसिस पर आपको दिया है। नीचे चलते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो ये सारी चीज़ें आप
देख सकते हैं और नीचे आते हैं। देखिए अब यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है इनकी रिसर्च का, ये शुरू होता है। देखिए साफ लिखा हुआ, वेल्थ क्रिएशन इज द प्रोसेस बाय विच ए कंपनी एनहेंस द मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल entrusted to it by its shareholder. It is a basic measure of success for any commercial venture. For listed company, we defined wealth creator as the difference in the market capitalization over a period of last 5 years after adjusting for equity dilution. देखिए इन्होंने वेल्थ क्रिएशन की परिभाषा यहाँ पर आपके सामने रख दी है 4 लाइनों में, और वो परिभाषा ये है कि अगर किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 से 5 सालों में बढ़ जाता है तो वो वेल्थ क्रिएशन है। ये इनके लिए इस की परिभाषा है। अब सीधी सी बात है, अगर आपने किसी कंपनी में 100 रुपये में निवेश किया है और जब आपने 100 रुपये में निवेश किया तब उसका मार्केट कैप 1,000 करोड़ था, और जब वो मान लीजिए आज से 5 साल बाद उस कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ रुपए हो जाता है और शेयर 200 रुपये पर है, तो भी आपको बोनसेस और शेयर स्प्लिट्स, इसके जरिए आपका जो निवेश होगा वो 10 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये परिभाषा है, आप शेयर प्राइस पर मत जाइएगा क्योंकि ये स्प्लिट होता है, बोनस की वजह से एडजस्ट होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती रहती हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज़ गौर करिएगा, ये जो पी है, पी मल्टीपल है यहाँ पर 9, 7, 3, 4, 13, 8, 5, 10 नॉट अवेलेबल 9। अगर आप गौर करेंगे तो ये जो पी जब निवेश किया गया था 2009 में, तो किसी भी कंपनी का पी 13 के ऊपर नहीं था, और आज सबका पी जब 2014 में फिर से निवेश को कैलकुलेट किया गया है तो 31 के लगभग है। मार्केट कैप भी आप इसी तरीके से देख सकते हैं ड्रामेटिकली कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब आप ये जो पी है इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये नंबर भी आगे चल के जब फार्मूला दिया जाएगा आपको तब ये बहुत मायने रखेगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक इज द मोस्ट कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर, कि मतलब एक स्टडी स्पीड से इस बैंक ने आपको वेल्थ बनाकर दी है इस रिसर्च के दौरान जो पीरियड लिया गया है। ठीक है, और पीएसयूज का जो डिक्लाइन हुआ है यहाँ पर ये भी बताया गया। खैर ये हमारा उद्देश्य यहाँ पर ये सब पढ़ने नहीं है। तो यहाँ पर आप जो इन्होंने आखिर ये कहाँ से ये एक्नॉलेजमेंट इन्होंने दिया कि इस बुक का एक्नॉलेजमेंट कहाँ जा रहा है, तो 100 to 1 ये जो बुक है ये जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, ये उसी के बारे में इन्होंने एक्नॉलेजमेंट दिया है। और थॉमस फेल्प्स ये जो राइटर हैं 100 to 1 के, इनको इन्हीं की जो फंडामेंटल है इस पर इन्होंने स्टडी की हुई है। To make money in the stock, you must have the vision to see them, the courage to buy them, and the patience to hold them. Patience is the rarest of the three. देखिए धीरज जो है स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी एनालिसिस कितनी अच्छी है कितनी बुरी है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कितना पैसा लगा रहे हैं इससे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तो पड़ता है पर हाँ ज़्यादा नहीं पड़ेगा, पर आप कितना पेशेंस रख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पेशेंस और आप कितना पैसा लगा रहे हैं, ये आखिरी के जो 2 पॉइंट हैं ये सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, इन कॉन्ट्रास्ट एन इक्विटी स्टॉक राइजेस 100x से इन 20 years, इन सेलेक्ट केसेस it takes much less time. Now at 7% inflation, this 100x tantamount to purchasing power at 26x. That is, यहाँ पे फार्मूला है, and at the 5% inflation 30x, that is यहाँ पर फार्मूला दिया गया है। Thus the 100x approach in equity investing is an excellent way to accumulate massive purchasing power for very long period of time। देखिए यहाँ पर जो बहुत ही गूढ़ बात बताई गई है कि अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो
उसके बाद आप उससे किस तरह से कंपेयर करेंगे दूसरे कैश से। कैश अगर मान लें तो देखिए 100 रुपये में आज कितनी चीज़ आ रही हैं, आज से 20 साल बाद 100 रुपये में कितनी चीज़ आएंगी, ये एक कंपैरिजन किया गया है। अगर आज आपके पास 100 रुपये हैं और आपने वो पैसा निवेश कर दिया है, तो 20 साल बाद उस पैसे की जो वैल्यू होगी उससे आप कितनी चीज़ें, कितने आर्टिकल्स खरीद सकते हैं, ये कंपैरिजन यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर इन्होंने 7% इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट किया हुआ है और 5% इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट किया हुआ है। अगर आप 7% इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं जो हमारे भारत देश में चलती है, तो आपके 100 रुपये 26x हो जाएंगे, मतलब 2600 रुपये हो जाएंगे। और अगर आप 5% इन्फ्लेशन को लेकर चलते हैं तो आपके 100 रुपये 3800 हो जाएंगे, 38x हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर परचेसिंग पावर जो है, पहले आज से 20 साल पहले आप 100 रुपये की चीज़ जो खरीद सकते थे, वो अब आप 3800 रुपये की चीज़ खरीद सकते होंगे और 2600 रुपये की चीज़ खरीद सकते होंगे। मतलब आपके पास इतनी वेल्थ आ जाएगी, इतना पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सा कंपैरिजन थियोरेटिकली यहाँ पर यह किया गया है। अब हम नीचे आते हैं। अब यहाँ पर एक बात उन्होंने बताई है, वेरी फ्यू इन्वेस्टर इवन कंसेप्चुलाइज देयर इक्विटी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइंग 100 times, इवन फ्यूअर एक्चुअली एक्सपीरियंस ए 100-fold rise in the price of their stocks. This is because such 100-fold rise may take longer than 3, 5 or even 10 years time. देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने कि जो रिसर्च के बाद जो बातें सामने आती हैं वो बहुत कम ही ऐसा होता है कि एक रिटेल निवेशक के पास वो पहुंच पाती हैं। मतलब यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि जो बड़े निवेशक भी हैं 100 टाइम्स का रिटर्न तो वो भी नहीं कमा पाते हैं। और वो इस वजह से नहीं कमा पाते कि उनकी रिसर्च सही है या गलत है, पर बात ये है कि वो सिर्फ ये छोटा पीरियड लेके चलते हैं, 3, 5 और 10 साल, इस वजह से वो कमा नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आपने उसी पीरियड को आगे बढ़ा दिया, 15 साल कर दिया, 20 साल कर दिया, तो आपको 100-fold रिटर्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। एंड होल्डिंग ऑन टू स्टॉक्स beyond the period require patience, which, as the quote above apply put it, it is the rarest of the three quality of the other two being vision and courage। देखिए जो बात पहले बोली गई थी वही बात यहाँ पर रिपीट की गई है कि पेशेंस जो है वो बड़े से बड़े निवेशकों में भी नहीं देखा जाता है। उनमें भी ये कमी देखने को मिलती है कि वो भी इतना बड़ा पैसा तो वो लगाते हैं, पर साथ ही वो पेशेंस नहीं रख पाते कि वो भी 100x का रिटर्न लेकर आ सकें। पर रिटेल निवेशक अगर इस बात को समझ ले तो वो ज़रूर 100x कमा सकता है। ये मेरा, मैं इनकी भी इस बात से पूरी तरीके से एग्री करता हूँ। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर ये ग्रोथ जो है ये इन्होंने बताया हुआ है। We postulate and later even prove arithmetically that the single most important time determinant of the stock market return is growth in its all dimension, sales, margin and valuation. And once having gained insightful understanding of growth, especially long-term growth, 100x is arguably the best application। देखिए अब हम फार्मूले के पास पहुंचते जा रहे हैं धीरे धीरे करके कि वो कौन सा फार्मूला होगा। इस जो रिसर्च रिपोर्ट आपके सामने रखी गई है इसमें सबसे बेसिक कंपोनेंट है और सबसे नेसेसरी कंपोनेंट है वो है ग्रोथ। और ग्रोथ कहाँ होनी चाहिए? सेल्स में, मार्जिन में और अर्निंग्स में। अगर ये ग्रोथ इन तीन डायमेंशन में आपको देखने नहीं मिल रही है किसी कंपनी में, तो भूल जाइए उसमें आप किसी भी तरह का कोई बड़ा रिटर्न कमा पाएंगे। तो किसी भी तरह एनालिसिस करने के पहले हमें ग्रोथ को फैक्टर इन करना है। आगे चलते हैं और ये जो बात है ये आगे कैसे इम्प्लीमेंट होगी रिसर्च में ये हम दिखाएंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो इन्होंने जो रिसर्च की है उसके बाद एक फार्मूला इन्होंने बनाया है जिसे इन्हें नाम नाम दिया है SQGLP फ्रेमवर्क, जो नीचे बताया जाएगा। अब देखिए SQGLP फ्रेमवर्क जो है वो फंडामेंटली यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, उस पर कैसे कंपनियों को सर्च करना है ये यहाँ पर नहीं बताया गया। पर हाँ, अगर आप SQGLP फ्रेमवर्क को समझ जाते हैं
तो आप आसानी से स्क्रीनर में जाके ऐसी कंपनियों को सर्च कर लेंगे। ठीक है, हम नीचे आते हैं। यहाँ पर यही वही कंपनियां हैं जो इन्होंने बताया कि 100x कैसे हुई है, कितने दिनों में हुई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे टू इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ पर दिए गए हैं। द एवरेज 100x पीरियड इन इंडिया इज अबाउट 12 ईयर्स, दैट इट 47% रिटर्न CAGR interim period return two are very attractive in any given time frame. 100x investment opportunity are more than 100x investment ideas। देखिए, इंडिया में जो 100x कमाने का जो इन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान जो एवरेज टाइम निकाला है वो 12 साल का निकाला है। जब इन्होंने रिसर्च की थी, आज ये बदल सकता है, आज ये 12 का 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है 10 भी हो जाए। पर उस दौरान इन्होंने जो SQGLP फ्रेमवर्क पर बेस्ड होकर जो एनालिसिस करके जो कंक्लूजन निकाला है वो 12 साल निकला है। तो अगर आप 12 कम से कम आज के दौर में भी ये मान लें कि अगर आप इस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल कर किसी कंपनी में 12 से 15 साल तक भी आप निवेश रोक कर रखते हैं, तो इसकी संभावना ज़्यादा है कि आप 100x के आसपास का रिटर्न कमा लेंगे। देखिए, 100% रिटर्न कमाना यहाँ पर कोई रामबाण नहीं बताया जा रहा है। और बात यह है कि हाँ, इस रिटर्न को कमाने के लिए आपको इतना टाइम कम से कम देना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 100x अपॉर्चुनिटीज ग्रेटर देन 100x स्टॉक ऑफ द टोटल। उस दौरान जो स्टॉक्स लिस्टेड थे, 3500 लिस्टेड स्टॉक, द प्रोस्पेक्ट ऑफ फाइंडिंग 47 100x stock that two over a span of 15 to 20 years may sound like finding a needle in a haystack. However, what is interesting is that over 16-year period 1994 to 2009, the number of 100x opportunity was much higher at 163. This is because most 100x stocks offer multi-year window to buy into them, and still rise 100 times from that level. In fact, the average number of opportunity in the first 11 years is a high 14. A decent strike rate from this will work wonders for any portfolio। देखिए, यहाँ पर एक छोटी पर बहुत ही अच्छी बात बताई गई है, और वो ये है कि अगर आपके पास सही नॉलेज है तो हम लोग ये सोचते हैं ना कि कई बार हमसे वो स्टॉक छूट गया। ऐसा स्टॉक मार्केट में नहीं होता है, और स्टॉक मार्केट आपको बार बार मौके देता है और एक बार में कई मौके देता है। तो अगर आपके पास सही नॉलेज है तो आप उस नॉलेज का इस्तेमाल करके एक 100x होने वाले स्टॉक की मौके को कभी भी पकड़ सकते हैं। तो इस पे दुखी होना, इस पे अपने आप को बीट अप करना है कि नहीं, हमसे फलाने स्टॉक की रैली छूट गई, हमसे ढिकाने स्टॉक की रैली छूट गई, ये बकवास है। स्टडी में सामने आया है कि आपको बार बार ऐसे मौके मिलते हैं। तो अगर आपसे किसी स्टॉक की रैली छूट गई है तो उसे भूल जाएं, अपने नॉलेज को इंटैक्ट रखें और आगे बढ़ते जाएं। As an investor, the key takeaway from this is that we need not to worry even if we have missed a multifold price rise in potential 100x by not buying it in 1, 2 or even 5 years ago. In other words, when it comes to 100x start, it is down when you wake up, or more accurately, when the 100x idea dawns on you, simply wake up and buy the stock। देखिए, जो बात मैंने ऊपर बोली थी यही बात उन्होंने नीचे रिपीट की है कि अगर आपसे किसी स्टॉक की रैली छूट गई है तो दुखी ना हो, अपना दिमाग को ख़राब ना करें, बस इंतज़ार करें, पेशेंस रखें, और एक ना एक दिन आपके सामने बहुत किसी भी डाउनफॉल में एक ऐसा आइडिया आपके सामने आ जाएगा जो 100x का पोटेंशियल होगा उसमें। बस उसे खरीद लें और पेशेंस रखें। नीचे चलते हैं।
अब यहाँ पर इन्होंने एनालिसिस बताया कि अवर एनालिसिस ऑफ 100x स्टॉक सजेस्ट दैट देयर एसेंस लाइज इन द alchemy of 5 elements forming the forming the acronym SQGLP: size, quality, growth, longevity एंड प्राइस। अब यहाँ पर जो फार्मूला है वो आपको बताया जा रहा है। SQGLP फार्मूला, एस स्टैंड फॉर साइज, कंपनी का साइज क्या होना चाहिए, क्वालिटी बिजनेस एंड मैनेजमेंट की क्या होनी चाहिए, ग्रोथ इन अर्निंग्स कैसी होनी चाहिए, लॉन्जिविटी कब तक ग्रोथ बनी रहेगी, कब तक ग्रोथ मार्केट में ये कंपनी बना के रखेगी और अपने आप को आगे बढ़ाती रहेगी, प्राइस प्राइस क्या फेवरेबल है कि नहीं है, सही प्राइस है कि नहीं है। अगर ऊपर के चार सही आपको मिल भी रहे हैं और नीचे का प्राइस अगर आपको बहुत महंगा मिल रहा है तो आपको वेट करना है, तो इंतज़ार करना है, तब जाके आप उसको सही प्राइस आने पर आप उसे खरीद सकते हैं। देखिए इस टेबल को एग्जिबिट 8 जो है, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइज है कंपनी साइज शुड बी स्मॉल एंड रिलेटिवली अननोन। देखिए यहाँ पर जो इन्होंने बताया है कि कंपनी का साइज छोटा होना चाहिए, इन्होंने कोई नंबर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, पर मेरा ऐसा मानना है, आगे शायद इसी पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा कि मेरा ऐसा मानना है कि 3,000 करोड़ रुपए से नीचे की कंपनी आपको नहीं खरीदनी चाहिए। इससे नीचे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन की जो कंपनियां होती हैं वो पेनी स्टॉक्स हो जाती हैं और उनमें सस्टेनेबल ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, उनमें ऑपरेटर्स ज़्यादा हो सकते हैं जो प्राइस को मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अब स्मॉल साइज आइडियली बोथ इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड मार्केट कैप, लो एनालिस्ट कवरेज, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, लो ट्रेडेड वॉल्यूम, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब क्वालिटी, क्वालिटी इन्होंने दो वर्टिकल में डिफाइन किया हुआ है, क्वालिटी ऑफ बिजनेस एंड क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। देखिए बिजनेस जो है वो ऐसा होना चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग हो, मतलब आज शुरू हुआ कल खत्म ना हो जाए, ऐसा बिजनेस नहीं होना चाहिए, जो आगे चल के बढ़ता जाए ऐसा बिजनेस होना चाहिए। अब फेवरेटिव कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, देखिए अब कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी कंपनी को रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कंपनी में ज़्यादातर कंपटीशन है ही नहीं, ठीक है ना, पर आगे चल के ऐसा रहेगा ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता, कोई ना कोई तो कंपटीशन देने आएगा, पर जब कंपटीशन आएगा तब आपको ये देखना है कि मार्जिन श्रिंक तो नहीं हो रहे हैं, ये देखना है। और यहाँ पर अब देखना है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो रिटर्न है उसका, वो 15-20% से ऊपर ऊपर होना चाहिए। ये क्वालिटी हो गई बिजनेस की। अगर कोई बिजनेस जो वो कैपिटल लगा कर बैठा हुआ है अपने बिजनेस में, उसमें 20% का रिटर्न वो कमा रहा है, तो ये अच्छा बिजनेस क्या माना जाता है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, अब अनक्वेश्चनेबल इंटेग्रिटी, डेमोन्स्ट्रेबल कॉम्पिटेंस और ग्रोथ माइंडसेट। देखिए यहाँ पे तीनों चीज़ें होनी चाहिए कि जो कंपनी को चला रहे हैं उनके ऊपर कोई दाग तो नहीं है, किसी तरह की कोई इंक्वायरी तो नहीं चल रही है, किसी तरह का कोई उनके ऊपर एलिगेशन तो नहीं है, और कंपेटेंस उनमें देखना चाहिए कि वो कहाँ से आए हैं, पहले वो किस सेक्टर में काम करते थे, उनके सीईओ कैसे थे, एमडी कैसे थे, और वो कहाँ से किस तरीके का कंपटीशन वो कहाँ तक झेल सकते हैं। और ग्रोथ माइंडसेट, जब आप उनके कॉन कॉल सुने तो जब आपको ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कंपनी ग्रोथ माइंडसेट को लेकर आगे बढ़ रही है, अपना जो पैसा कमा रही है वो कंपनी में वापस लगा रही है ताकि और बड़ी वो बन सके और बड़ा मार्केट शेयर वो कैप्चर कर सके। तो ये छोटी सी बातें मैंने बताई हैं, इसमें और डिटेल में जा सकता हूँ, पर ये साबित कर देता कि मैनेजमेंट अच्छा है। अब देखिए ग्रोथ एंड अर्निंग्स, ग्रोथ एंड अर्निंग्स जो होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए, सेलिंग प्राइस और मार्जिन भी बढ़ना चाहिए। देखिए अब कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को बना रहे हैं पर उसकी बनाने की जो कॉस्टिंग है वो बढ़ गई। अब दो तरीके होंगे, या तो जो कॉस्टिंग बढ़ी है वो आप खुद सहें और अपना प्राइस स्टेबल रखें, और या फिर आप उस बढ़े हुए प्राइस को अपने कंज्यूमर या कस्टमर पर पास ऑन कर दें।
ये कहलाता है कि आपके मार्जिन बने हुए हैं। आप मतलब अब ये करने सेकंड ऑप्शन करने के लिए आपकी अच्छी ब्रांड वैल्यू होनी चाहिए, तभी लोग आप आपसे महंगा माल भी ले लेंगे। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके ग्रोथ बनी रहती है कि हाँ आप आगे चल के ग्रोथ को बरकरार रखेंगे। लॉन्जिविटी ऑफ क्वालिटी एंड ग्रोथ। देखिए, access the company cap competitive advantage period, check whether growth is reverting to mean or not। देखिए, ग्रोथ नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी फिर ऊपर ऊपर जाएगी, पर जो पहला जो ऊपर का शिखर बनाता है उससे कितना नीचे आया, उससे ऐसा तो नहीं कि पिछले जो बीच का मीन रिवर्जन है उससे भी नीचे चली गई। तो आपको ये चीज़ें चेक करते रहना चाहिए कि इस कंपनी की जो थ्योरी है वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही है इस फ्रेमवर्क से। आपने शुरुआत में खरीद लिया पर आगे जाके कंपनी की थ्योरी मैच नहीं हो रही है, ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसियाँ बदल गई हैं, तो ये आपको बार बार चेक करते रहना पड़ेगा हर 3 महीने 6 महीने में कि ऐसा कहीं हो तो नहीं रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको उस कंपनी से बाहर निकलना होगा और फिर नई कंपनी में इसी फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करके जाना जाना चाहिए। अब देखिए, प्राइस फेवरेबल वैल्यूएशन आइडियली इनफ रूम फॉर वैल्यूएटिंग री रेटिंग। तो प्राइस जो है वो कितना होना चाहिए, देखिए अभी यहाँ पर इन्होंने कुछ बताया नहीं है, पर हाँ अगर आपकी ग्रोथ 25% की है या 20% की है तो प्राइस मल्टीपल पी मल्टीपल भी 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 20 से ज़्यादा होगा तो जो कंपनी ग्रो भी करेगी तो भी उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं, आपका निवेश तेज़ी से आगे बढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि ग्रोथ के साथ जो प्राइस मल्टीपल है वो रीजनेबल होना चाहिए। देखिए, सस्ता नहीं होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। सस्ता तब बोलेंगे जब 10 के लेवल पर मल्टीपल पे आ जाए। अब 10 के मल्टीपल पर आ गया है तो फिर आपको सोचना चाहिए इतना सस्ता कैसे हो गया, मार्केट इतना सस्ता वैल्यूएशन क्यों दे रहा है जो कंपनी 25% 20% से ग्रो कर रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ आपको कुछ लूप होल ढूंढने पड़ेंगे जो दूसरों को नहीं दिख रहे हैं, पर मार्केट ने देख ली है, तो ये आपको और उस जानकारी को इस्तेमाल करते हुए अपने निवेश को आगे बढ़ाना चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, you have got to think about big things while you are doing small things so that all the small things go in right direction। देखिए, यहाँ पर जो मैंने कुछ दिनों पहले भी एक वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बताया था कि रिटेल निवेशक जो है वो बड़ा पैसा नहीं लगा सकता, वो छोटा ही पैसा लगा सकता है, पर अगर वो छोटा पैसा गलत डायरेक्शन में लगाएगा तो वो कभी बड़ा नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर वो छोटा पैसा सही डायरेक्शन में, सही अमाउंट में, सही साइज में, सही जगह लगाएगा, सही समय पर लगाएगा, तो ये बात निश्चित रहेगी कि वो एक दिन बड़ा पैसा बना लेगा, बड़ा निवेशक बन जाएगा। तो यहाँ पर रिसर्च में उन्होंने बताया है कि आपको ये फंडामेंटली चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप पैसा लगाएं तो थोड़ा बड़ा पैसा ही लगाएं और सही डायरेक्शन में सही जगह लगाएं। नीचे आते हैं, अब यहाँ पर देखिए, इफ कंपनी स्मॉल को विथ 1 million sales wants to grow 100-fold, it needs additional sales of INR 99 million. But even a high growth company like Infosys to now grow 100-fold would require additional sales, which is 99 times its financial at 14 sales 500 billion. That is 49,500 billion. Of course, this too may happen, but it's likely to take much longer time than for a small company to reach 100 million। देखिए, अगर कोई कंपनी है, सीधा आप समझ ही गए होंगे, ज़्यादा समझाने की आपको ज़रूरत है कि अगर कोई कंपनी की सेल 1 करोड़ रुपए है तो उसको 100 करोड़ कमाने के लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो सब कुछ सही चल रहा है तो। पर अगर ऐसी कोई कंपनी जिसकी सेल्स 10,000 करोड़ है तो उसको 1 लाख करोड़ कमाने के लिए आप खुद सोचिए कितना बड़ा, 1 लाख करोड़ की सेल्स कमाने के लिए उसको कितना बड़े मार्केट में जाना पड़ेगा, कितने बड़े कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। अब मान लीजिए वो कर भी लेती है तो उसे समय कितना लगेगा।
तो यहाँ पर ये बताया गया है, इसका इस इन 5 लाइनों का सीधा सा इंटरप्रिटेशन ये है कि छोटी कंपनियां तेजी से बड़ी हो जाती हैं, पर बड़ी कंपनियां और तेजी से और बड़ा नहीं बनेंगी, उनमें समय लगेगा और उनमें उस तरह की ग्रोथ, उस तरह का साइज गेन करने के लिए मार्केट कंडीशंस भी वैसी होनी चाहिए। अब हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि इन्फोसिस इतने इतने करोड़ की सेल्स ले आए, एचडीएफसी बैंक इतने करोड़ की से, हमें इससे मतलब नहीं है। हमारा रिटेल निवेशक का मतलब ये रहता है कि हमें अपना पैसा बढ़ाना है। इन्फोसिस की सेल्स बढ़े या ना बढ़े, वहीं पर रहे तो भी वो अच्छी कंपनी मानी जाएगी। एचडीएफसी की सेल्स बढ़े ना या ना बढ़े तो भी वो अच्छी कंपनी मानी जाएगी, क्योंकि वो पैसा डुबा नहीं रहे हैं किसी का, उनके उनके में निवेश करने के बाद किसी को घाटा नहीं हो रहा है, पर हमें अपना पैसा बढ़ाना है। तो यहाँ पर ये जो फंडामेंटली इन्होंने जो बताया हुआ है यहाँ पर, ये बहुत काम की चीज़ है। इसको जब भी आप निवेश करें तो ये आप देखिए कि आप कंपनी का मार्केट कैप है कितना, वो कितने परसेंट की सेल्स रखे हुए हैं, वो कहाँ तक जाएगी। अब यहाँ पर भी वही बात है जो ऊपर बताई गई है ना। अब नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पर भी इन्होंने ये बताया हुआ है कि bet on a man an organization fired by zeal to meet human wants and needs, imbued with enthusiasm over solving mankind's problem. Good intention are not enough, but when combined with energy and intelligence, the result make it unnecessary to seek profit. They come as a serendipity, dividend on the well-managed quest for better world. अब यही बात है वहां पर बताई गई कि आपको उस कंपनी में निवेश करना है कि जहाँ से जो आगे जाने के रास्ते जो हैं तो वो बड़ा हो, और जो आगे जा रहा है, जो कंपनी आगे जा रही है, उसके पास ऐसे लोग हों जिनके इंटेंशन बहुत सही हों, वो डगमगाए ना, उन्हें पता हो कि वो किस रास्ते पर हैं। अब नीचे आ जाते हैं क्वालिटी ऑफ बिजनेस। यहाँ पर इन्होंने बताया दिया है कि यहाँ पे इन्होंने किस तरह से बिजनेसेस को एनालिसिस किया हुआ था। यहाँ पे इन्होंने वर्टिकल बनाई हुई है, कमोडिटीज बताई हुई हैं, डोमिनेंट बनाई हुई हैं। मैं चाहूँगा कि आप ये सारी बिजनेसेस पढ़ें, ये जो इनका जो डायग्राम है ये आप पढ़ें तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक आइडिया लगे, और इस पूरी रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि देखिए ये चीज़ों को पता कैसे करना है। देखिए यहाँ पे की टिप, बारिंग द ओल्ड सनराइज बिजनेस मोस्ट 100x स्टॉक गोइंग फॉरवर्ड टू आर लाइकली टू इमर्ज फ्रॉम दे आर वेरी हाई प्रॉफिट पूल सेक्टर। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि जो सनराइज सेक्टर होते हैं उनमें जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो ज़्यादा होता है। अब भले कंपनी की ग्रोथ आ रही है, अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है, पर उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम है, तो होगा क्या कि कल के दिन कोई उन्हें कंपटीशन देने वहां पर आएगा तो उनके मार्जिन और श्रिंक हो जाएंगे, और जो ग्रोथ है वो तेजी से इफेक्ट पड़ेगा उस पर, तो वो रुक जाएगी। तो यहाँ पर जब आप इस कंपनी को, किसी भी कंपनी को एनालिसिस करें तो आप देखिए कि उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितने हैं, क्या वो और बढ़ सकते हैं, और नहीं बढ़ सकते तो कम से कम वो स्टेबल रहे। अब यहाँ पर वैल्यू माइग्रेशन का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, ये भी आप पढ़िएगा, और नीश अपॉर्चुनिटी का भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी आप पढ़िएगा। और यहाँ पर ये भी उन्होंने बताया हुआ है डोमिनेंट मार्केट शेयर्स कैसे होता है, क्या होता है, ये भी सब बताया है। ये बिजनेस की जो रिसर्च करने का, बिजनेस की जो क्वालिटी पर रखने की चीज़ें हैं, ये यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा जाऊँगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा बन चुका है, तो मैं उसको थोड़ा सा छोटा ही रखने को है। अब यहाँ पे तो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट है, देखिए अनक्वेश्चनेबली भी इंटेग्रिटी, डेमोन्स्ट्रेबल कंपेटेंस एंड ग्रोथ माइंडसेट, ये चीज़ें आपको देखने को कैसे मिलेंगी, ये यहाँ पर बताया हुआ है कि कौन कौन से काम मैनेजमेंट कर रहा है, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि मैनेजमेंट सही काम कर रहा है। आप ये सारी चीज़ें अगर आप पता करेंगे तो इससे आपको मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छा आइडिया हो जाएगा। देखिए अब ग्रोथ पर आ जाते हैं। ग्रोथ साफ साफ लिखा है, ग्रोथ इज नेवर बाय मेयर चांस, इट इज द रिजल्ट ऑफ फोर्स वर्किंग टुगेदर।
For 100x small size and quality of business and the management are the foundation. Upon this foundation comes the superstructure in the form of 100-fold growth in stock price. देखिए जो ग्रोथ है वो अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं आने वाली, और ग्रोथ ही आपके निवेश को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब कौन कौन सी ग्रोथ चाहिए आपको? वॉल्यूम ग्रोथ चाहिए, प्राइस ग्रोथ चाहिए, ऑपरेटिंग लीवरेज चाहिए, फाइनेंशियल लीवरेज चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए हुए हैं, तब जाके ये आपको ग्रोथ मिलेगी। सेल्स ग्रोथ, रियलाइजेशन ग्रोथ, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, सारी चीज़ें आपको चाहिए। यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज वगैरह दिए गए हैं जो आप पढ़ सकते हैं। क्वालिटी वर्सेस ग्रोथ, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बताया गया है, वी बिलीव इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वालिटी ऑफ अ कंपनी एंड इट्स ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। क्वालिटी, as discussed in section 5, quality of a company is a function of one, quality of its management, quality of its business, ठीक है ना, जिसमें हाई आर ओ सी, हाई आर ओ ई मिलेगा। ग्रोथ, ग्रोथ इज नॉट अ फंक्शन ऑफ क्वालिटी अलोन बट सेवरल अदर फैक्टर डिस्कस्ड अर्लियर, वैल्यू माइग्रेशन, डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एटसेट्रा। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्वालिटी अच्छी है तो आपको ग्रोथ मिल जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप समझिए, ये बहुत ही मतलब दो कॉन्ट्राडिक्ट बिलीव्स आपके सामने रखे जा रहे हैं कि क्वालिटी अगर कंपनी की अच्छी है वहाँ पर ग्रोथ मिलेगी, ऐसा नहीं है। जैसे इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, पर क्या ग्रोथ वहाँ पर आपको मिलेगी? नहीं, लगता नहीं है ऐसा। मिल जाए तो चमत्कार ही माना जाएगा। तो आप यहाँ पर ये मैट्रिक्स दी गई है, यहाँ पर आप गौर करेंगे कि आप इससे बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अब लो क्वालिटी है और लो ग्रोथ है, ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना है। लो क्वालिटी हाई ग्रोथ सच कंपनी में प्रूव ग्रोथ ट्रैप्स, मतलब एक समय के बाद इन कंपनियों में आप फंस जाते हैं। हाई क्वालिटी लो ग्रोथ सच कंपनी इज ए क्वालिटी ट्रैप, मतलब कंपनी अच्छी होगी आपको हमेशा सुनने को मिलेगा बहुत अच्छी कंपनी है, पर आप बेचने को जाएंगे तो आपका मन नहीं मानेगा। तो यहाँ पर हाई क्वालिटी हाई ग्रोथ, और ये ऐसी कंपनियां हैं जो मल्टी बैगर साबित होंगी। तो हमें इस डायमेंशन की जो कंपनियां हैं उन्हें पकड़ना है, ठीक है ना। अब आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पीरियड जो है इज द टाइम ड्यूरिंग विच ए कंपनी जनरेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट सिग्निफिकेंटली एक्सीड इट्स कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। है बहुत छोटी सी चीज लिखी पर है बहुत जोरदार है कि इतना निवेश करने के बाद इतना अच्छा रिटर्न आ जाए कि जो आपकी कॉस्ट है उसका जो इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है उसको भी सरपास कर जाए आपका रिटर्न, यहाँ पर ये बताया गया है। Longevity of quality and growth is the key difference between transitory, multi-bagger and 100x stock। यहाँ पे देखिए, अब ये हम धीरे धीरे करके यहाँ पर इस बुक के पीडीएफ के एंड में पहुँचने वाले हैं। As we started earlier, growth in stock price is the multiplication function of growth in earnings and growth in valuation. The 100x phenomenon ideally needs both the legs of growth to kick in. If valuation remains unchanged, earning will need to grow 100-fold। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि अर्निंग ग्रो होनी चाहिए, अर्निंग में ग्रोथ होनी चाहिए। अर्निंग अगर 100-फोल्ड हो गई है तो आपका स्टॉक से मान के चलिए कि वो 120-फोल्ड होगा। On the other hand, if valuation were actually halved, earning would need it to one double for the stock to stay at the same price and to grow 200-fold for the stock price to grow 100-fold। देखिए, अगर आपने महंगा कुछ खरीद लिया और अर्निंग बढ़ रही है तो एडजस्टमेंट हो जाएगा, प्राइस का एडजस्टमेंट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब कंपनी बढ़ी जरूर, कंपनी ने अर्निंग जरूर बढ़ाई, पर आपने उसे महंगा खरीद लिया था। तो ये चीज़ें आप समझिए कि हमें अर्निंग तो चाहिए, अर्निंग में ग्रोथ भी चाहिए, सेल्स में ग्रोथ भी चाहिए, पर हमें प्राइस भी फेयर वैल्यू पे चाहिए। द सिंपलेस्ट वे टू इम्प्रूव द odds of valuation growth is ensuring favorable valuation at the time of purchase। देखिए सीधी सी बात है कि अगर आपको अच्छी कंपनी मिल गई जिसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छी लग रही हैं, पर अगर आपने महंगा खरीद लिया तो आपका निवेश नहीं बढ़ने वाला।
ये स्पष्ट है यहाँ पर। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसी के जरिए हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिंपल सा कंपैरिजन है, अगर आप इसको पढ़ेंगे पूरा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ और इस बुक में क्या कहने को लिखा हुआ है। Given above, hundredfold growth in stock price can arise by any of the following means: a hundredfold growth in earning, or a hundredfold growth in valuation, or is typical, or as is a typical case, a combination of earning growth and valuation। देखिए यहाँ पर जो 100 फोल्ड की ग्रोथ आने की जो चांसेस हैं उसके कारण बताए गए हैं कि अर्निंग की जो है उसी से ग्रोथ आएगी और वैल्यूएशन की जो ग्रोथ है उससे ग्रोथ आएगी। अगर वैल्यूएशन में तभी ग्रोथ होगी जब अर्निंग में ग्रोथ होगी। तो सिंपल सा फार्मूला यहाँ पर है। यहाँ पर ये फार्मूला भी इन्होंने बताया हुआ है, सीधी सी बात है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नीचे आते हैं। अब यहाँ पर जो समराई किया है इन्होंने वो बताया गया है कि जो एस क्यू जी एल पी जो फॉर्मेट है वो कैसे है। तो देखिए जो मैंने बोला था कि मार्केट कैप 30 बिलियन मतलब 3,000 करोड़ रुपए से के आसपास होना चाहिए। अब गिव एंड टेक आप 5,000 करोड़ रुपए ले सकते हैं इससे आज के दौर में, पर इससे ज़्यादा न लें। टी पी पी मल्टीपल जो है वो 25 के लगभग होना चाहिए। इन्होंने 25 बोला है, मैं बोलूँगा कि 25 to 20 होना चाहिए। 20 से 25 के बीच में होनी चाहिए और 20 के अंदर ही होनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसी कंपनियां ढूंढ रहे हैं जो 20 के ROCE पे या 24 के ROCE पर हमें चाहिए। और अगर हम इससे 20 या 24 के ऊपर हम उस कंपनी को खरीदेंगे तो हमें जो अर्निंग की ग्रोथ का जो वैल्यूएशन मिलेगा वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर मैं अगर सर्च करूँगा कंपनियाँ तो वो मैं 20 के PE के लगभग उन सर्च करूँगा और उन पे निवेश करूँगा। अब यहाँ पर इन्होंने ये मार्केट आउटलुक बताया हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पर ये बुक ख़त्म हो जाती है। आप चाहें तो इनमें डिटेल लिखा हुआ है कि आप कौन सी कंपनी ने कितना यहाँ पर रिटर्न दिया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं। मैं आपसे ज़रूर बोलूँगा कि आप ज़रूर पढ़ें। देखिए अर्निंग ग्रोथ विद वेल्थेस्ट क्लॉक 5 years अर्निंग CAGR 24%। जब हम इसे सर्च करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो अर्निंग की जो ग्रोथ है वो 24% होनी चाहिए। देखिए मैं 20 बोल रहा था, इन्होंने 24 बोला है। तो आप समझिएगा कि रिसर्च में अगर आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, बहुत ही देखेंगे, तो अब 52 ऑफ द टॉप 100 वेल्थ क्रिएटर आर नॉट मोर देन 30 years ओल्ड। तो देखिए अब जो मार्केट का जो साइज होता है, मतलब जो कंपनियां होती हैं वो नई कंपनियां होती हैं, ज़्यादा पुरानी नहीं होती। 30 साल से पुरानी, 100 साल पुरानी कंपनियां आप लेकर उनमें बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन का सपना नहीं देख सकते हैं। तो नई कंपनियों में आपको निवेश करना होगा, छोटी कंपनियों में निवेश करना होगा। देखिए यहाँ पर की टेक अवे है, टू ब्रॉड थीम्स ऑफ अबव एवरेज वेल्थ क्रिएशन इन द स्टॉक मार्केट आर: वन, लार्ज बट अनपॉपुलर, एंड टू, स्मॉल बट हाई ग्रोथ। The former is rare and typically found in prolonged bear market or due to temporary downturn in earnings. However, the latter is more common and hence happy hunting ground for growth investor। देखिए जो ये पहला बता रहे हैं लार्ज बट अनपॉपुलर, देखिए ये ऐसी है कि ऐसी कंपनी ढूंढना है जिसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो और अनपॉपुलर हो और वो और बड़ा हो सके, उसके पास इतना रूम हो कि वो और बड़ा हो जाए। और ऐसी कंपनियां ढूंढें जो छोटी हों पर ग्रोथ उनमें ज़्यादा हो रही हो, तो वो ऑब्वियसली वो बाय द टाइम वो बड़ी हो जाएंगी। तो जो सेकंड फार्मूला है वो आसानी से मिल सकता है, पर जो पहला फार्मूला है बड़ी पर अनपॉपुलर, ऐसा मुश्किल ही होगा। मतलब आप समझिए ऐसा ढूंढना मुश्किल ही होगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने साथ बताया हुआ, इन कॉन्ट्रास्ट कंपनी विद बेस ROE लेस देन 15% ग्रू अर्निंग एट रोबस्ट 47%। सो डिस्पाइट सम PE री-रेटिंग प्राइस CAGR वाज हायर देन एवरेज 24%, 34%।
तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि कई बार ऐसा होता है कि जो कंपनी है उनकी ROE 15% से नीचे है, पर उनकी जो ग्रोथ है, अर्निंग ग्रोथ है 47% है, तो भी वो कंपनी आपको वेल्थ क्रिएशन कर कर दे देगी। पर हर बार ऐसा नहीं होगा, कि किस्मत है कि ऐसा हो जाए, पर ऐसा हर बार नहीं होगा। तो हम बेसिक्स के साथ में लेके चलेंगे कि हमें ROE भी 20%, 18 के ऊपर चाहिए, और ग्रोथ भी कम से कम 20 के ऊपर, 22 के ऊपर चाहिए। तो हम ये लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर इन्होंने शुड वन बाय कंपनी विथ हाई अर्निंग ग्रोथ और हाई ROE, दिस इज द टिपिकल क्वालिटी वर्सेस ग्रोथ कॉन्ट्रम विच इन्वेस्टर फेस। तो यहाँ पर इन्होंने 19 पेज नंबर पे बताया है, द शॉर्ट आंसर हियर इज क्वालिटी अलोन डज नॉट गारंटी ग्रोथ एंड इन टर्न वेल्थ क्रिएशन, बट quality accompanied by growth gets very handsomely rewarded in the stock market। तो सीधी सी बात है, ये ग्रोथ है पर क्वालिटी नहीं है, तो आप ज़्यादा पैसा नहीं बना पाएंगे। तो ग्रोथ और कंपनी में ग्रोथ और क्वालिटी दोनों ही होनी चाहिए, और ग्रोथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप सस्ता मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर पैसा बना लेंगे। तो ये आपने भी गौर किया होगा कि कई स्टॉक आपको बिल्कुल सब्जी भाजी के भाव पे मिल जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे सालों पड़े रहते हैं, उनमें ग्रोथ नहीं आती ना, कोई आपकी वेल्थ बनती है, तो सिर्फ समय की बर्बादी होती है। तो यहाँ पर अब हम एंड पर पहुँच रहे हैं। तो ये आज का हमारा सेशन था, जो मैंने आपके सामने रखा हुआ है। आज ये सेशन लंबा था, पर इस फ्रेमवर्क पे हमने बहुत मैंने आपको डिटेल जानकारी दी है। और अगला वीडियो जो मैं बताऊंगा आपको, वो इस फ्रेमवर्क में जो SQGLP फ्रेमवर्क है इनका, उस पे ही बेस करके मैं आपको कंपनियों को फाइंड करना बताऊंगा। ये एक अच्छा मौका समझ में आ रहा है, क्योंकि मार्केट भी अभी डाउन है, रिजल्ट सीजन चल रहा है। तो आपको इस मौके पे अच्छी चीज़ों को कैसे पता करना है, ये आप देख सकते हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, और उसमें इस फ्रेमवर्क पे ऊपर कैसे कंपनियों को फाइंड करना है, ढूंढना है, वो मैं बताऊँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वीडियो को आपने यहाँ तक देखा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।